हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 5 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जो कंपाउंड्स हैं जैसे अल्कोहल और ग्लूकोज, ठीक है, जब हम इनको पानी में डालते हैं या इनको हम कैटेगराइज करते हैं तो उनको एसिड की तरह कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि ये एक्चुअली क्या करते हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, फिर भी हम इनको एसिड की तरह कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो यही हमें बात प्रूव करनी है थ्रू एक एक्टिविटी के कि ये पर्टिकुलर चीज़ हैं, इनको हम लोग क्यों आपका एसिड की तरह कैटेगराइज नहीं करते, उसके बावजूद कि हाइड्रोजन गैस आपके इनके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी को समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि एसिड्स HNO3 हुआ या आपका H2SO4 हुआ या HCl हुआ, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके अंदर से H+ आयन रिलीज होते हैं। क्लियर? तो हमारे पास डेफिनेशन यही है कि अगर कोई कंपाउंड H+ आयन रिलीज करता है, इट मीन्स ये आपका एसिड है। लेकिन जबकि जो ग्लूकोज और आपका अल्कोहल होता है, इनके पास नो डाउट इनके पास हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे हम इनके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो ये अपना H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं और HCl, H2SO4 और HNO3 को एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। आइए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बीकर लेंगे, राइट। जैसे कि हमने ये एक बीकर लिया, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने 2 नेल्स डाले, यहाँ पे हमने बैटरी लिया, यहाँ पे बल्ब लिया, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये बीकर्स आ गए, ये इलेक्ट्रोड्स टाइप आ गया। ये हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया और यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कुछ भी ले सकते हैं। एक बार को हम क्या करेंगे, H2SO4 लेंगे और एक बार हम आपका ये ग्लूकोज या अल्कोहल में से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही एक्टिविटी है। जैसे अब देखो, पहली बार क्या होगा कि जब हम यहाँ पे, ठीक है, जब हम यहाँ पे HCl ले रहे हैं तो HCl लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, राइट, इसके थ्रू, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और देन उसके बाद ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि HCl क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि उसके अंदर H+ आयन रिलीज हो रहे हैं। अब इसी तरीके से हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी के साथ क्या करेंगे, ये बीकर लेंगे, यहाँ पे हम ग्लूकोज या अल्कोहल कोई भी लेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे हमने पास की तो हम देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ही बल्ब नहीं ग्लो करेगा तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज और अल्कोहल डाला तो उसने क्या किया, H+ आयन रिलीज नहीं किए। H+ आयन रिलीज नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका एसिड नहीं है। क्लियर? अब हम इसको देखते हैं वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखा, ठीक है। तो मैंने आपको वही बताया कि वो हाइड्रोजन आयंस के कारण नहीं होता। फिर हमने एपरेटस लिया कि हमने एक बैटरी ली, बल्ब लिया, नेल लिया, कॉर्क लिया, ठीक है। क्या क्या मटेरियल्स लिए, तो आपके अल्कोहल, ग्लूकोज और HCl ये सब चीजें लिए, ठीक है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि हम एक क्लीन बीकर में अल्कोहल लेंगे, ठीक है, रबर कॉक लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, बल्ब होगा, स्विच होगा, राइट। अब हम लोग एक बार तो कर लिया, फिर हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन ले लिया कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। अब सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेंगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे इंस्टेड ऑफ अल्कोहल और सेम वही प्रोसेस करेंगे और फिर उसके बाद वही ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि बल्ब ग्लो नहीं किया। कब नहीं किया, जब हम लोगों ने अल्कोहल और ग्लूकोज लिया, बट बल्ब ग्लो किया जब हम लोगों ने उसको HCl लिया। तो इसके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्कोहल आपका हाइड्रोजन नहीं रिलीज करता है और आपका जो कहते हैं जो आपके HCl और एसिड्स हैं वो आपके H+ आयन रिलीज करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि आप हमें प्रिपरेशन करके बताइए ब्लीचिंग पाउडर की और उसके यूजेस भी लिखिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका नॉर्मल नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, ये स्लेट लाइन में, ये क्या है,
ये स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब हम क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और आपका वाटर बनता है। क्लियर? इसमें एज सच बड़ी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सिंपल हमें क्या था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हमें क्लोरीन को पास करवाना था और उससे क्या होता, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बन जाता। चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जनरली क्या होता है, आप देखो ब्लीचिंग, ब्लीच करना, क्लीन करना, ठीक है, क्लीन करने के लिए यूज होता है। तो जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज में होता है, लाइनिंग मतलब ये सारे कपड़े की इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, वुड पल्प पेपर्स को साफ करने के लिए भी होता है, कॉटन इंडस्ट्रीज में भी, लॉन्ड्रीज में भी काम होता है। आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, हमारे कपड़े थोड़े खराब हो जाते हैं, मतलब थोड़े ज्यादा खराब हो जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्लीच से ही उसको हम धोते हैं। देन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। देन उसके बाद ये डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी होता है, ये हमारे कहते हैं टैंक में भी जो पानी होता है उसको भी क्लीन करने के लिए हम लोग इसमें एज अ डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे ये स्विमिंग पूल्स होते हैं उनको भी कहते हैं क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। वो आई थिंक वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है, मीथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। मीथ मतलब क्या होता है, वन कार्बन, इट मींस वन कार्बन, ठीक है। तो वन कार्बन लिया तो ये वन कार्बन हो गया, राइट। अब मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल नल है, नल, ठीक है। तो नल इज फॉर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड O लगा दूंगा, ठीक है। अब मुझे कार्बन के 4 बॉन्ड्स क्लियर करने हैं तो 2 हो गए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें H लगा दूंगा। तो ये आपका क्या बन गया, मीथेनॉल। कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट पेंटाइन, वो पेंट, व्हाट पेंट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इट इज स्टैंड्स फॉर 5 कार्बन। ये कितने के लिए स्टैंड करता है, 5 कार्बन के लिए। और व्हाट इज आइन, आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हम 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना लिए। अब हमें कहीं पे यहां पे क्या करना है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं या तो पहले में लगाएं या तो आखिरी में लगाएं, ठीक है, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लगाया तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब मैं इस कार्बन को देखता हूं, मुझे इसको क्या करना है, 4 बॉन्ड्स क्लियर करने हैं। तो इसके 1 2 3 हो गए, तो एक मैं हाइड्रोजन से क्लियर कर दूंगा। इस कार्बन को देखता हूं तो 1 2 3 और इसका 4 हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक भी नहीं गए। अब इसमें हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे H, 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 यहां पे H। तो हम इसको क्या लिखेंगे, C5, ठीक है। ये एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो C5 तो H10-2 दैट इज 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मीथेनोइक एसिड, ठीक है, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक मतलब क्या है आपका, ये ओइक मतलब कौन सा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो सिंपल बना लेते हैं, C ये OH ये डबल बॉन्ड O, कार्बन के कितने फुलफिल हो गए, 1 2 3, एक H लगा देंगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो आपको ब्रोमो तो समझ में आ गया होगा, इट स्टैंड्स फॉर Br, ब्रोमीन। और ब्यूटेन, ब्यूटेन आपका, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो पहले हम बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे हम Br लगा देते हैं, वैसे हम कहीं भी लगा सकते थे, यहां पे लगा दिया, ये हमारा बन गया ब्रोमो ब्यूटेन। देखो कितना सिंपल हो गया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो वाटर है राइट, वो रूट से किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ। पहले मैं आपको समझा देता हूं, देन क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि देखो जो आपका प्लांट में जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उस पर्टिकुलर टिश्यू का नाम होता है जाइलम, ठीक है, और जो फूड होता है फ्लूएम, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, ये रूट्स हैं, ठीक है। अभी रूट्स में क्या होता है, रूट्स हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे रूट्स हेयर होते हैं, ठीक है। अब ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है मिनरल्स और एक होता है वाटर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पर्टिकुलर जो भी आपका रूट होता है वो क्या करता है, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को, ठीक है, स्पेंड करता है। एनर्जी स्पेंड करने से क्या होता है कि वो अपने रूट्स के अंदर क्या कर लेता है, मिनरल्स को इनटेक कर लेता है, ठीक है। अब जैसे उसने क्या किया, मिनरल्स को इनटेक किया तो मिनरल्स ज्यादा हो गए और वाटर कम हो गया। अब फिलहाल के पास कंडीशन ये है कि रूट्स के पास वाटर कम है और सॉइल के पास वाटर ज्यादा है, ठीक है। तो हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी है ना कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि हमेशा चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो यहां पे जो वाटर है, सॉइल का जो वाटर है वो रूट्स के अंदर क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, पर ये रूट प्रेशर क्या होगा, इस प्लांट को कुछ इस पर्टिकुलर पार्ट तक ही क्या कर पाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। इससे वाटर को आगे ले जाने का काम किसका होता है, ट्रांसपिरेशन का होता है। अब ट्रांसपिरेशन कैसे वर्क करता है, सपोज करो ये आपके लीव्स है, यहां पे ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स के आपके देखो सरफेस पे और यहां पे सपोज करो सन है, ठीक है। तो जैसे ही सन की लाइट इस कहते हैं सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो ये पर्टिकुलर जो वाटर मॉलिक्यूल है सबसे फर्स्ट वाला वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही वो इवेपोरेट होगा तो यहां पे इसकी स्पेस खाली हो जाएगी, तो इसकी स्पेस कौन भरेगा, आगे ये भरेगा, इसकी कौन भरेगा, ये भरेगा, इसकी ये ऐसे। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो हमारा जो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स राइट, कहते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है आपका प्लांट्स के अंदर वो दो तरीके से होता है, एक आपका रूट प्रेशर से होता है और दूसरा आपका ये ट्रांसपिरेशन से होता है। अब यहाँ पे वही लिखा गया है तो हम वही समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को रूट्स की तरफ से बताया गया है कि रूट्स एक्टिवली होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, ठीक है। अब इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब वाटर का डिफरेंस एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, वाटर क्या करता है, ऊपर की तरफ चलता जाता है और इस तरीके से वाटर फुलफिल होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर ड्यू टू रूट प्रेशर करते हैं, ठीक है। अब ये रूट प्रेशर हो गया, इसके बाद ये अब कहते हैं प्रेशर इनसफिशिएंट होता है ताकि वाटर को हम क्या कर सके, एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर की तरफ लेके जा सके। इसलिए हम यहां पे क्या कहते हैं, इस ट्रांसपिरेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वही है कि स्टोमेटा की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। लीफ क्या क्रिएट कर देते हैं, एक सक्शन पुल क्रिएट कर देते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। नाइट में ये प्रेशर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता और इस तरीके से जो ट्रांसपिरेशन है वो वाटर्स को अपवर्ड मूवमेंट करवाने पे हमारा क्या करता है, हेल्पफुल करता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ये फिगर है राइट, और इसको क्या करना है, इसके बारे में हमें अच्छे से बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पर्टिकुलर फिगर है इट इज द फिगर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, चलिए पहले हम समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, उन सब चीजों को क्लियर करने का काम करता है। क्वेश्चन ये आता है कि वेस्ट आता कहाँ से है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर लाखों सेल्स बॉर्न हो रहे हैं और करोड़ों सेल्स डेड हो रहे हैं, क्लियर। अब ये जो आपके नए बॉर्न है वो तो अपने फंक्शन में लग जाते हैं, पर जो डेड सेल्स हैं उनका क्या। अब ये जो डेड सेल्स होते हैं ये हमारे ब्लड्स में मिक्स हो जाते हैं और जैसे ही डेड सेल्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये आपका नाइट्रोजियस वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजियस बेस
नाइट्रोजस जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है और इसलिए हमारा क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा यूज़ करते हैं। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ। पहले क्या होता है कि रीनल आर्टरी से ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है आपका, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आता है, वो आपका दोनों किडनी में चला जाता है, ठीक है, किडनी में चला गया, ठीक है, वो ब्लड आपका प्योर होता है और प्योर होने के बाद ये रीनल्स वेन के थ्रू ये ब्लड वापस आपका बॉडी में चला जाता है। क्लियर? अब ये जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर क्या होता है, इस किडनी के अंदर आपका नेफ्रॉन होते हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, जो इस पर्टिकुलर ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अब जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई हो गया ये तो बॉडी पे चला गया, बट जो खराब चीजें हैं वो क्या होती हैं, जो यूरेटर है, ये देखो यूरेटर है, इस यूरेटर के थ्रू आपका कहाँ चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक तरीके का बैग है, ठीक है, ये ऐसा बैग है जो क्या करता है, धीरे धीरे वेस्ट को क्या करता है, कलेक्ट करता जाता है और जब ये पर्टिकुलर बैग फुल हो जाता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, एक्सक्रीटरी है। तो यही किडनी के बारे में पहले बताया गया है कि पहले किडनी क्या होती है, पेयर्स में होती हैं, ठीक है, ये आपका यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, फिल्टर आउट करने का काम करती है, किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है। फिर यूरेटर क्या होता है, यूरेटर एक ट्यूब होता है, ठीक है, जो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर और कहते हैं आपका किडनी से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूरेटर आपके जितने भी वेस्ट चीजें होती हैं उसको यूरिनरी ब्लैडर में तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक मस्कुलर बैग है, ठीक है, जो स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है, टेम्पररी स्टोर करता है और जब ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू पास कर देता है और यूरेथ्रा क्या, इट इज अ ओपनिंग जहां से हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 हमसे ये बोल रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, अरविंद। एक अरविंद है, उसको एक आई का डिफेक्ट डायग्नोस्ड हुआ है, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है कि क्या किया जाए, उसको स्पेक्स पहनना है, दैट इज कितना, +2.0 डायोप्टर। अब आपको पता है कि जब हम आई को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं तो हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा लेंस होगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर कब प्रिफर्ड करता है या कब प्रिस्क्राइब करता है, कि जब उसको क्या हो, एक डिजीज हो, आई की डिफेक्ट हो, जिसको हम फार साइडेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तब क्या करता है डॉक्टर, कॉन्वेक्स लेंस की सलाह देता है। अब ये हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का क्लियरली दिखता है बट हमें पास का क्लियरली नहीं दिखाई देता, इस वजह से जो डॉक्टर होता है वो हमें हाइपरमेट्रोपिया की सलाह देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो डिफेक्ट है इसमें इमेज कहां बनती है। तो आपको पता है कि इसमें जो डिफेक्ट होती है, इसमें जो इमेज है वो कहां बनती है, वो रेटिना के पीछे जाके बनती है, ठीक है, रेटिना के पीछे जाके बनती है। इसलिए क्या होता है कि रेटिना पे नहीं बनने की वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं देती है, तो बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डिफेक्ट क्यों होता है, तो ये डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से जो ये हमारी आई बॉल है उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका साइज क्या हो जाता है आपका, सॉरी, आई बॉल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इमेज क्या होती है, पीछे की तरफ बनती है, ठीक है। आई बॉल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, शॉर्टेड हो जाता है, शॉर्टेड हो जाता है, उसकी वजह से होता है। या इनका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आई बॉल के बाहर जाके आपकी क्या हो रही है, मीट कर रही है। तो इन दो रीजंस की वजह से क्या होता है कि आपका ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बाय विच लेंस विल इट, तो सिंपल, किस लेंस से होगा, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस से होगा, तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सोलोनाइड, ठीक है। तो सोलोनाइड, ये देखिए सोलोनाइड का स्ट्रक्चर है, क्या है सोलोनाइड,
एक इस तरीके से वायर ली, ये आप देखो ब्राउन दिख रहा होगा, ये कॉपर की वायर को हमने क्या किया, इस तरीके से रैप किया। रैप करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर दिया, और इलेक्ट्रिक करंट से इतनी सारी क्या हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, और यही क्या होता है, हमारा सोलोनाइड होता है। तो व्हाट इज सोलोनाइड? इट इज नथिंग बट इट इज अ सर्कुलर टर्न्स, ठीक है, इंसुलेटेड बाय कॉपर वायर, ठीक है, क्लोजली इन द शेप, ठीक है, इज कॉल्ड, कहते हैं आपका सोलोनाइड। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें ऑन करते हैं तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, अगर यहीं पे, यहाँ पे जो बीच में आपको बीच में गैप दिख रहे होंगे, अगर यहीं पे हम लोग कोई आयरन या रॉ आयरन या पिग आयरन रखते हैं तो एक दिन अगर हम इसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देंगे तो पर्टिकुलर पिग आयरन या जो रॉ आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों मैग्नेटाइज हो जाएगा? कि कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है। ठीक है, तो यही सब चीज इसमें बताया गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर फिगर्स में दिखाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सोलोनाइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बतानी है और उसके बारे में, ठीक है, स्केच करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने इस तरीके से ड्रॉ की, आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ट्रेवल करती हैं, और इनसाइड ये हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ करती हैं। आपको इस तरीके से एरो बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अंदर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट ये क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे होती है, क्लोजर, सबसे ज्यादा क्लोज होती है पोल्स पे। तो इसका मतलब जहां पे ये सबसे ज्यादा क्लोज होती है तो वहां पे इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पे ये क्लोज नहीं होती वहां पे उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ देखो पैरेलल होते हैं। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो मैं आपको पहले बताऊं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। कैसे होता है मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि हमारे पास एक गार्डन है, राइट। एक गार्डन में आपने देखा कि एक प्लांट है, राइट। प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, ठीक है, सॉइल चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। ये सारी सॉइल हुआ, ठीक है, आपका सनलाइट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग है। और प्लांट क्या है, लिविंग थिंग। तो जहां पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक और अबायोटिक चीजों का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट मतलब वही अबायोटिक सब्सटेंस, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। अब ये दो तरह के कहते हैं इकोसिस्टम होते हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट से बनता है, एक बायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, तो अबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे रेनफॉल हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, विंड हुई, लाइट हुई, मिनरल्स हुए, ये सारे क्या है, अबायोटिक है। बायोटिक क्या होते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमंस हुए, कैट हुए, डॉग हुए, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हुए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर और भी बाइफर्केशन है, जैसे कि सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर्स। आपको पता है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जैसे प्लांट्स हुए, ब्लू ग्रीन एल्गी हुए। ठीक है, नेक्स्ट फिर होते हैं कंज्यूमर्स, जैसे हम जैसे, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे आपके, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को भी फर्दर और डिवाइड किया गया है, जैसे कि हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं, देन उसके बाद ओमनीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं दोनों खाते हैं, प्लांट्स और कहते हैं आपका जो मीट होता है वो दोनों खाते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है डिकम्पोजर्स। जब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है तो उस कहते हैं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो यहां पे हमारे पास गाला सैंपल पेपर 5 का सेक्शन डी खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।